नमस्कार, जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूँ आनंद कुमार और आज हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार रांची से श्री श्याम किशोर चौबे जी। श्याम किशोर चौबे जी कोई परिचय के मोहताज नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार हैं, जागरण में ब्यूरो चीफ रहे, कई अखबारों में उन्होंने काम किया और अब टेलीविजन चैनलों पर पैनलिस्ट हैं, राजनीतिक मामलों के विशेषज्ञ हैं। तो उनसे आज जानेंगे कि बाबूलाल मरांडी की भाजपा में वापसी हुई और आज उन्होंने विधिवत अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। बाबूलाल मरांडी के आने से, कार्यभार लेने से भाजपा के अंदर अब क्या बदलाव होगा? इसके अलावा झारखंड की राजनीति पर और हेमंत सोरेन सरकार पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इन सब बातों पर आज उनसे चर्चा करेंगे। चौबे सर, आपका स्वागत है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो बाबूलाल मरांडी ने आज कार्यभार ग्रहण कर लिया, पूरे झारखंड से लोग उनका स्वागत करने पहुंचे थे और बाबूलाल मरांडी ने जब घोषणा हुई अध्यक्ष पद की, तब से वे लोगों से मिल रहे हैं। दिल्ली जाकर प्रमुख नेताओं से मिले, अर्जुन मुंडा से उन्होंने वहां मुलाकात की, कल उन्होंने रांची में रघुवर दास से मुलाकात की। तो अब एक संदेश देने की कोशिश हो रही है कि भाजपा में अब जो गुटों का माहौल था, जो अलग-अलग गुटों के लोग थे, अलग-अलग खेमे थे, वो सब अब एकजुट हो जाएंगे और बदली परिस्थितियों में बीजेपी कैसी दिखाई देगी और इसका हेमंत सोरेन सरकार पर और जो विपक्षी गठबंधन है, उस पर क्या असर, क्या प्रभाव पड़ेगा? इस पर आप क्या सोचते हैं? बाबूलाल जी के इस नए पदभार से जी, असर तो पड़ेगा। राज्य की राजनीति में बदलाव आएगा। जी, आने के पीछे कारण यह है कि बाबूलाल जी की अपनी पहचान है जी, और वो दफ्तर में बैठकर काम करने वाले अध्यक्ष नहीं है। जी, वो हमेशा मूवमेंट में रहते हैं। ऐसी स्थिति में भाजपा को जो ये था पहले कि दफ्तर से आदेश हो गया और बूथ तक संदेश चला गया, जी, तो मेरी समझ से बाबूलाल जी गांव में जाकर इस बात का प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे कि भाजपा को चुनाव में क्यों महत्व मिलना चाहिए जी, और व्यक्तिगत तौर पे जब प्रदेश अध्यक्ष कहीं जाएंगे, जी, उसका असर पड़ना स्वाभाविक है। और मेरी समझ से बाबूलाल जी को प्रदेश अध्यक्ष की कमान इसलिए भी दी गई है, खासकर जनजातीय सीटों में, कि 28 सीटें हैं प्रदेश में। वो 28 सीटें जी, सरकार बनाने में और नहीं बनाने में, दोनों जी, में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। जी, जैसे आप देखिए कि 2019 के पहले जो चुनाव हुए, जी। उसमें भाजपा को 11, 12, 13 सीटें आती रही थी सबसे ज्यादा 11 और सीटें वह 2014 में आई थी बीजेपी को। जी सबसे ज्यादा मतलब झारखंड बनने के बाद जो चुनाव हुए 2005 में, 9 में और 14 में, उसमें जी सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी को 2014 में आई थी, जो उसको सबसे ज्यादा सीटें भी आई थी, 37 सीटें। क्योंकि जी 2005 के चुनाव में बीजेपी को 8 ट्राइबल सीटों पर जीत मिली थी और जी 2009 में उसको 7 ट्राइबल सीटों पर जीत मिली थी। जो 7 सीटें मिली थी ट्राइबल में, उसमें बीजेपी को टोटल 18 सीटें मिली थी। जी तो आपका कहना इस बात से भी प्रमाणित हो रहा है, क्योंकि 2014 में उसको 11 सीटें आई थी और कुल 37 सीटें हुई थी और उसने सरकार बना ली थी। इस बार जी 25 सीटें आई हैं 2019 के चुनाव में और सिर्फ 2 जी ट्राइबल सीटें मिली हैं। तो अगर हाँ 11 का भी ट्रेंड बरकरार रखते वो, तो 9 सीटें बढ़ जाती जी और 25 और 9 हाँ, 34 सीटें हो हाँ। जाती उनके पास। और ये घट जाते ना, हाँ, ये भी सत्ताधारी घटती। जो महागठबंधन है वो जी, 7 घट जाता तो फिर 7 घट सरकार जाता बनाने है। के काबिल नहीं रहता। जी, तो मेरे समझ से बाबूलाल जी को खासकर आदिवासी सीटों पर भाजपा को गारंटेड जीत दिलाने के लिए लाया गया है। दूसरी जी, बात कि प्रदेश स्तर पर भाजपा के पास ऐसा और कोई चेहरा नहीं था। जी, अर्जुन मुंडा जी केंद्र में मंत्री हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष
बनाए नहीं जा सकते। जी रघुवर जी को आजमाया जा चुका है, लेकिन अगर रघुवर दास जी को ये लोग बनाते भी तो जी आदिवासी सीटों पर उनका क्या मैसेज जाता सभी जानते हैं। जी इसलिए बाबूलाल मरांडी को ये पद मेरी समझ से दिया गया। दूसरी बात की केंद्रीय नेतृत्व के कहने पे इनको भाजपा विधायक दल का नेता बनाया गया था, जी जो संवैधानिक पचड़े में अभी तक फंसा हुआ। जी और उस हिसाब से हम देखें तो बाबूलाल जी केवल विधायक है, संवैधानिक रूप से वो नेता प्रतिपक्ष नहीं है। जी तो भाजपा को इधर लाकर इनका बेहतर उपयोग करना चाहती है। अच्छा, इसका विपक्षी खेमे पर या विपक्षी गठबंधन पर क्या असर पड़ेगा? बाबूलाल विपक्षी मरांडी गठबंधन पर असर यह पड़ेगा कि बाबूलाल जी एक तो सॉफ्ट नेचर के हैं, जी और जैसा कि मैंने कहा और सभी जानते भी हैं कि पूरे जी प्रदेश में इनका प्रभाव है। जी इन पर अभी तक कोई दाग नहीं है, जी और एक वरिष्ठ नेता हैं जी जो 1991 से चुनाव मैदान में हैं और दूसरी बार विधायक बने हैं, तो 5 बार ये सांसद रह चुके हैं। जी तो ऐसी स्थिति में इनकी स्वीकार्यता हर जगह, खास करके हर वर्ग में, जी केवल आदिवासी बहुल इलाकों में ही नहीं, जिधर आदिवासी आबादी कम है या नहीं है, वहां भी इनकी अपनी पहचान है। और जी जब ये जेवीएम बनाकर चुनाव लड़ रहे थे या राजनीति कर रहे, तो जेवीएम की हैसियत देखकर बहुत सारे लोग इनसे हमदर्दी रखते हुए भी राजनीतिक रूप से नहीं जोड़ पा रहे थे, राजनीतिक या सांगठनिक रूप से नहीं जोड़ पाते थे। अब वे लोग भी इनकी तरफ आकर्षित होंगे और सहजता से जुड़े। अच्छा, इससे एक और नया खेमा नहीं बनेगा? क्योंकि जो लोग बाबूलाल मरांडी के साथ झारखंड विकास मोर्चा में थे और इनके साथ वापस बीजेपी में आ गए, उनमें से बहुत लोगों ने 2019 का चुनाव इनकी पार्टी जेवीएम प्रजातांत्रिक से लड़ा था। वैसी लोगों की भी महत्वाकांक्षा होगी कि अब आए हैं तो उनको तरजीह मिलेगी, उनको टिकट मिलेगा। तो ऐसे में क्या एक बाबूलाल मरांडी गुटबाजी खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ आए लोग क्या ऐसा होने देंगे? या कोई बाबूलाल मरांडी के ऊपर कोई मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी कि हमारे साथ जो लोग लौटे हैं उनको फिर पार्टी में स्थापित किया जाए या उनको चुनाव लड़ाया जाए या पद दिया जाए? वे भाजपा में आए हैं तो उनमें से बहुत सारे लोग भाजपा की रीत नीति से परिचित हैं, और जो परिचित नहीं हैं वे परिचित हो जाएंगे, अभी टाइम है जी। और इसके बाद जैसा कि सभी जानते हैं कि भाजपा हो या कांग्रेस, उसमें चुनाव में उम्मीदवार बनाने में प्रदेश अध्यक्ष की पूरी भूमिका नहीं होती, केंद्र का की भी चलती। और ये जो लोग इनके साथ आए हैं यह जान कर आए हैं, वो ये इस बात को समझ रहे हैं, इसलिए वे लोग कोई खेमा बना लेंगे या अलग होके कोई बड़ा करिश्मा कर देंगे, इसमें मुझको संशय है। जब बाबूलाल जी करिश्मा नहीं कर सके तो इनके फॉलोअर्स कितने करिश्माई होंगे। बाबूलाल मरांडी की बात हो गई, बीजेपी की हो गई, अब हेमंत सोरेन सरकार पर आते हैं। हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप सामने आए
और खास जी करके जो ईडी जांच कर रहा है साहेबगंज में 1,000 करोड़ के पत्थर खनन घोटाले की, उसको सबसे जी पहले सामने लाने का काम भी लोबिन हेम्ब्रम ने किया था, जो उन्हीं की पार्टी के विधायक हैं। हम्म। तो और पंकज मिश्रा का नाम भी सबसे पहले उन्हीं के मुंह से लोगों ने सुना था। उसके बाद ईडी की जांच हुई और पंकज मिश्रा के बारे में इतनी सारी जानकारियां मिली, फिलहाल वो जेल में है। तो जी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए लोबिन हेम्ब्रम एक सिरदर्द बनते जा रहे हैं। तो जी हेमंत सोरेन की कार्यशैली, भ्रष्टाचार के प्रति उनका जो रवैया और जी उनके अपने लोगों की जो नाराजगी है, इन सब जी का जो इम्पैक्ट है वो आप आने वाले समय में किस रूप में देखते हैं? देखिए, लोबिन हेम्ब्रम हो सकता है अपनी सीट पर बहुत ज्यादा प्रभावी हो, जी लेकिन बाकी जगहों पर कितना प्रभाव डालेंगे, मेरी समझ से वे भी इस बात को जानते होंगे। जी जो बड़ी और स्थापित पार्टियां हैं, जी उनसे हटकर जो लोग गए हैं, चाहे वो स्टीफन मरांडी हो, चाहे हेमलाल मुर्मू हो, जी उनकी गति हम लोग देख चुके हैं। हाँ, हम लोगों ने तो सूरज मंडल और शैलेंद्र महतो की गति भी देखी। उन लोगों को भी देखा, वो तो पहले की बात है। मैं झारखंड की बात कर रहा जी हूँ, जी झारखंड के पहले की वो घटना है। हाँ, मतलब जेएमएम तो छोड़ के जो लोग भी गए उनकी बात मैं कर रहा हूँ कि कोई उस तरह से फिर हाँ, जेएमएम में रहते जो कद उनका था, बाद में उस हैसियत तक नहीं पहुंच पाए वे लोग। नहीं पहुंच पाए, जी इसलिए कि कई लोगों का वो सामूहिक कद निर्माण किया होता है, जी जी अकेले में वो नहीं हो सकता। और रही बात ईडी की, तो ईडी की विश्वसनीयता पर अब सवाल लगने लगे हैं। जी एक तो सुप्रीम कोर्ट का जो 2-3 दिन पहले डिसीजन आया, जी उसके बाद ईडी की छापेमारी या धरपकड़ उसके द्वारा पूरे देश में जिस ढंग से हो रही है, जी यह एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। ऐसी स्थिति में अगर ईडी के हाथ बहुत आगे तक नहीं बढ़ते हैं, जी तो उसका मेरी समझ से बहुत असर नहीं पड़ेगा। अब आर्थिक भ्रष्टाचार को चाहे जनता हो, चाहे कोई नेता हो, जी चाहे कोई दल हो, उसको बहुत महत्व नहीं देता है, ज्यादा से ज्यादा हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। हेमंत सोरेन की तरफ लौटते हैं। जी कार्यशैली में आपको क्या बदलाव दिख रहा है? क्योंकि हेमंत सोरेन ने जब 2013 में अर्जुन मुंडा की सरकार से समर्थन वापस लेकर अपनी सरकार बनाई थी, तो बड़े जी कड़क प्रशासक दिखे थे। उन्होंने दो दो मंत्रियों को सिर्फ इसलिए बर्खास्त कर दिया था क्योंकि वे सरकार के खिलाफ प्रलाप करते थे, बयान देते थे। और उसमें एक मंत्री तो उनके सहयोगी दल के थे, चंद्रशेखर दुबे, जिनको जी ददई दुबे कहते जी हैं, हम लोग जानते हैं। दूसरे साइमन मरांडी थे, जो अपने बेटे को लोकसभा का टिकट नहीं दिए जाने से नाराज चल रहे थे और ये लोग सरकार जी के खिलाफ बयानबाजी करते थे। इनको तुरंत हटा दिया था। अभी की सरकार में तमाम मंत्रियों पर आरोप लग रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री पर आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस कोटे के एक मंत्री बन्ना गुप्ता के पर क्या-क्या चल रहा है वो हम लोगों ने देखा है। इन सब के बावजूद हेमंत सोरेन काफी उदासीन लग रहे हैं। मुझे कुछ-कुछ ये हेमंत सोरेन का जो ये शासन है, वो मधु कोड़ा के शासन की याद दिलाता है। जब एक व्यक्ति का उस पर काफ़ी प्रभाव था। अभी भी बातें आती हैं कि एक खास व्यक्ति के प्रभाव में या दबाव में दिखाई देती है सरकार या प्रशासन या अधिकारी। आपको क्या ऐसा कुछ लगता है? ऐसा हमेशा हुआ है, कब नहीं हुआ। जब जी, कोई लेकिन सत्ता शीर्ष पे पहुंचता है, जी, तो उसके चारों तरफ एक घेरा बनता है। उस जी, घेरे के सभी लोग समान रूप से प्रभावी नहीं होते हैं, एक दो का जी, प्रभाव ज्यादा होता, और किस दल में नहीं है और कहां नहीं है, इसको आप मान के चलिए कि जो इन चीजों को लेकर चलता रहता है, वर्तमान समय में वही सीजन्ड लीडर कहलाता है और वो नहीं तो लोकप्रिय भी होता है। वो बात होती है, लेकिन
दो तरह के लोग होते हैं। जैसे आप मुख्यमंत्रियों की बात करें तो बाबूलाल मरांडी के साथ भी लोग थे, लेकिन जी फैसलों को प्रभावित सार्वजनिक रूप से नहीं करते थे। कोई काम आने पर या कोई बात करने पर ये नहीं कहा जाता था कि जाओ फलाना से मिल लो। ये मधु कोड़ा के समय होता था। नहीं, वो तो नया नया मामला था ना। बाबूलाल जी हाँ, पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उस जी, समय वे विधायक भी नहीं थे, केंद्र में मंत्री थे और नया नया स्टेट बना था। जी, और एक उस समय एक जुनून था कि इसको हमें स्थापित करना है। और सन 2000 या सन 2001 और 2023 के बीच बहुत अंतर, बहुत अंतर। यहाँ पर तो मुख्यमंत्री या तो जेएमएम के हुए या भाजपा के हुए, मधु कोड़ा एक अपवाद हुए। लेकिन जी भाजपा के मुख्यमंत्रियों के साथ ये नहीं था कि आपको अगर मुख्यमंत्री से अपनी बात रखनी है, किसी को पहुंचना है उन तक, तो कोई ऐसा चैनल होगा जो उसकी अनुमति के बिना मिलने देगा या नहीं मिलने देगा, या कोई बात होगी तो किसी के थ्रू आपको कहलवानी होगी। क्योंकि भाजपा के मुख्यमंत्री कोई भी रहा हो, चाहे वो बाबूलाल मरांडी रहे हो, अर्जुन मुंडा रहे हो या रघुवर दास रहे हो, एक्सेस मिल जाता था लोगों को। उनकी बात कहने देखिए, के लिए किसी टेलीप्रॉम्प्टर की एक्सेस जरूरत नहीं होती। एक्सेस मिल जाता था, जी, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वहां कुछ भी नहीं था, वहां भी था। नहीं था, लेकिन आपको एक ही आदमी से नहीं था कि जाओ उनसे मिल लो तब तुम्हारा काम हो जाएगा। हाँ, तो सवाल यह है कि भाजपा एक बड़ी पार्टी है, जी, उसका क्षरण होने के बावजूद अपना एक अनुशासन है, जी, उस दायरे में उनको काम करना था। वो ये महसूस करते थे मुख्यमंत्री जी, कि दिल्ली से उनको तलब किया जा सकता है, लेकिन मधु कोड़ा हो कि हेमंत सोरेन, इन पर दिल्ली का कोई दबाव नहीं। और जब जी, दबाव पड़ा, जैसे मधु कोड़ा पे दिल्ली का दबाव पड़ा, तो सारा कुछ फिर बदल गया, एकदम से बदल गया। जी। दिल्ली के दबाव की बात हम कर रहे थे। आपको याद होगा झारखंड की पहली सरकार का शपथ ग्रहण जब होने वाला था, तो लालू की जी भूमिका आपने देखी होगी, आप वहीं पर खड़े थे। उसके जी बाद भी मधु कोड़ा का जिक्र आया, उनका जो उनको जब इस्तीफा देने की बात हुई, जब दिल्ली से जब दबाव आया, उस समय भी लालू काफी उभरे थे। जी आरजेडी एक बार फिर झारखंड में पांव पसारने की कोशिश कर रहा है और लोकसभा की 4 सीटों पर उसने दावेदारी की है। 4 सीटों में पलामू है, चतरा है, कोडरमा है और गोड्डा है। तो इन जी इस जो नई राजनीतिक जो बन रही है एक तस्वीर, उसमें जी आरजेडी की और लालू की क्या भूमिका आपको दिखाई दे रही है? अभी कहना जल्दबाजी होगी। जी, लालू प्रसाद की भूमिका अगले चुनाव में झारखंड में किस रूप में होगी, अभी नहीं कहा जा सकता है। दूसरी बात कि लालू प्रसाद या तेजस्वी दोनों जानते हैं कि झारखंड में उनका कितना प्रभाव है। तीसरी बात, सारा प्रभाव संगठन पर निर्भर करता है और यहाँ का संगठन क्या उस रूप में है कि वो 4-4 लोकसभा सीटें लड़वा सके। मेरी समझ से तो नहीं है। दावा करने में क्या जाता है, 4 क्या 6 पर भी कर सकते। मैं चाहता हूँ दर्शकों को आप उन 2 घटनाओं के बारे में बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग उस समय छोटे थे। तो उनको जरा ये बताइए कि 15 नवंबर की आधी रात को जब बाबूलाल मरांडी शपथ लेने जा रहे थे, तो जी लालू प्रसाद इतने उत्साहित क्यों थे? या फिर जब मधु कोड़ा का मामला था तब? ये 2 घटनाओं का मैं आपसे ज़िक्र सुनना चाहूँगा। देखिए, जब झारखंड के मुख्यमंत्री को शपथ लेना था, जी, तो दावा दोनों ओर से था, जी, लेकिन बहुमत नहीं था यूपीए के पास। जी, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि एकदम से बहुत दूर थे, जैसे आज की स्थिति है वैसा कुछ नहीं था। जी, दोनों तुल मतुल थे। जी, 2-3 विधायकों का मामला
जी और उस समय केंद्र का वैसा कुछ नहीं था जैसा आज है। जी तो राजनीति संभावनाओं, उम्मीदों, चालों, षड्यंत्रों का एक मिला जुला रूप है। जी तो अगर वे उम्मीद कर रहे थे कि अगर आज जैसे कहा जा रहा है कि 4 लोकसभा सीटें चाहिए, जी वैसे उस समय इन लोगों को उम्मीद थी कि शायद मिल जाए। अगर बाई चांस इनको अगर शपथ दिला दी जाती तो मैनेज किया जा सकता था। जी आज भी होता है, कई उदाहरण हैं अभी के ताजा, मतलब 2-4-5 साल के अंदर के ऐसे कई उदाहरण होता है। रही लालू क्या बात कर रहे थे? हाँ, जी, लालू की बात हम लोग कर रहे थे। लालू की क्या भूमिका थी? हाँ, लालू प्रसाद की बात कर रहे हैं। जी तो उनके अंदर एक भावना ये थी ना हम्म कि मेरे राज का एक अंश कट के यहाँ आया है जी और यहाँ आया है तो यहाँ भी हम फिर से इस्टेब्लिश हो सकें। जी लालू प्रसाद उस समय भी सीजन लीडर थे, आज भी हैं। उनको मालूम था कि झारखंड में राजद का बहुत बेस नहीं है, वो बेस तैयार करने के लिए भी तो कर सकते थे जी कि हम इस ढंग से हो जाए तो मेरा यहाँ भी बेस हो जाए। उसमें राजनीतिक रूप से कहिए तो वे बहुत गलत नहीं थे। उनको हम्म संभावनाएं दिख रही थी तो संभावनाओं पर काम करना था और उन्होंने किया। हम्म रही बात मधु कोड़ा के राज की, मधु कोड़ा अकेले थे जी और हर कोई जानता है कि वे बहुत विनम्र भी और थोड़े विनम्र से आगे जाकर शाई नेचर के भी हैं। जी तो कोई भी चाहेगा कि कोई मुख्यमंत्री मेरे कब्जे में रहे और चूंकि सरकार में राजद की भूमिका थी, आज जैसी नहीं थी कि एक विधायक है और एक है और उसके बाद फिर कोई नहीं है। पहले अगर 2, 3, 4, 5, 6 भी होते थे तो संगठन का बड़ा प्रभाव होता था। जी और उन दिनों लालू प्रसाद का जलवा था, उनके जलवे में कमी नहीं आई और केंद्र में भी उनकी सरकार थी, केंद्र में भी वे प्रभावशाली भूमिका में थे, जी तो आजमा रहे थे। और भी कुछ ऐसी बातें थी जी जो अब मेरी समझ से पब्लिक में नहीं कहना चाहिए। अभी झारखंड विधानसभा के जो पहले अध्यक्ष थे इंदर सिंह नामधारी, जी उन्होंने एक किताब लिखी है जी और उसमें उन्होंने उस समय की राजनीति का जो अपने हिसाब से जो है उल्लेख किया। मैंने वो किताब पढ़ी नहीं है, लेकिन जी उनका जिक्र आया तो मुझे उनकी वो उक्ति याद आई जब उन्होंने कहा था कि मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। और जब उनका जो योजना थी या जो उनका मंसूबा था सफल नहीं हुआ, तो लोगों ने फिर उनको ये भी एक दिया उनको उपमा की मोहे आई न जग से लाज, मैं इतना जोर से हाँ, नाची आज के घुंघरू टूट गए। नहीं इस तो पर उस उसमें भी देखिए थोड़ा सा लोगों में भ्रम है। जी नामधारी जी ने स्वयं यह बात नहीं कही, पत्रकारों ने पूछा था तो कह दिया। अच्छा आपको याद होगा कि लालू प्रसाद यादव शायद 96 में या उसी दौर में बिहार में सारी सीटें जीतने का उन्होंने दावा किया था और जी बहुत कम सीटें जीत पाए थे। लोकसभा चुनाव का मामला था, 2 या 4 सीटें आ पाई थी, मुझको ठीक से याद नहीं है। जी पत्रकारों ने फिर जब पूछा कि आप तो कहते थे कि मैं सारी सीटें जीत जाऊंगा, तो इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि चुनाव के पहले मैं क्या कह देता कि सारी सीटें हार जाऊंगा। वैसी ही बात है, पत्रकारों ने पूछा था तो इन्होंने कह दिया। जी लेकिन
उस समय जो माहौल था वो बड़ा अजीब था और लगता था कि भाजपा की सत्ता नहीं रहेगी, मतलब सत्ता में वो सत्ता शीर्ष पे भाजपा नहीं रहेगी। वैसे में अगर उनके मन में या किंचित ये भावना रही हो तो योग्य नेता थे, इसमें खराबी क्या थी? जी, लेकिन उनका सफल नहीं हो पाया जो चाहते थे। लेकिन आपने वो दौर देखा वो ही नहीं, अकेले जी, नहीं, उस समय जितने भी लोग थे जो जी, इस बात को चाहते थे, कोई सफल नहीं हो पाए। लेकिन फिर तो रहे। राजनीति से ये सीखना चाहिए नुकसान कि इसमें सिर्फ बाबूलाल मरांडी का हुआ था, हाँ, नुकसान इन्हीं बाकी का। सभी लोगों का फायदा हुआ था। केवल 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 बाबूलाल जी का नुकसान नहीं हुआ, अच्छा, झारखंड का भी नुकसान हुआ। अगर हाँ वो तो ये सत्ता में अंत तक रहते, मतलब जी, चुनाव के तक भी रहते, जी, तो एक स्थिरता का बोध हो। लेकिन जब जब इनको हटना पड़ा और अर्जुन मुंडा जी आए सरकार में, तो लोगों को लगा कि सत्ता यहाँ स्थिर नहीं है। अच्छा, और एक आदमी के जाने के बाद और दूसरे आदमी के सत्ता शीर्ष पर बैठने के बाद ऊपर से नीचे तक बदलाव होता है और उसका संदेश जाता है, और संदेश यही गया कि यहाँ स्थिरता नहीं है। बल्कि अच्छा हाँ, चुनाव, जब इस्तीफा के समय बाबूलाल जी ने एक बात और कही थी कि चुनाव करा लिया जाना चाहिए। जी, अगर चुनाव उस समय हो गया रहता तो शायद स्थिति दूसरी रहती। कम से कम झारखंड के प्रति जो नकारात्मक संदेश पूरे देश में गया या जा रहा है, हो सकता है उस पर लगाम लग जाती। ऐसा नहीं होता, संभावना है। लेकिन बाबूलाल मरांडी को उस समय जो इस्तीफा देना पड़ा या जो राजनीतिक गतिविधियां थी, उसके पहले एक बड़ी घटना घट चुकी थी। जी। बाबूलाल मरांडी ने नौकरियों में हम्म। बिहार की तर्ज पर डोमिसाइल देने की का जो प्रयास किया था, और जी उस समय जो रिएक्शन हुआ था, जी झारखंड अब घूम फिर के उसी जगह पर खड़ा हो गया है। और आज भी अब इस बात को लेकर डिमांड हो रहा है कि झारखंड में जो भी नौकरियां हो वो यहीं के लोगों को दी जाए, और उसका आधार स्थानीयता हो। बाबूलाल मरांडी हाँ, ने 22 साल, साढ़े 22 साल पहले यही प्रयास किया था। अंतर सिर्फ इतना है कि उस समय नया नया बिहार से अलग होकर झारखंड बना था, और जी अब झारखंड को बने हुए 22.5 साल से ज्यादा समय हो चुका है। जी भाजपा बाबूलाल मरांडी को, मुझे जो लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष बनाने के पीछे तमाम कारणों में एक ये भी कारण है कि 1932 के पक्ष में भाजपा खड़ी दिखाई दे, इसलिए भी कहीं बाबूलाल को तो नहीं लाया गया, क्योंकि अभी बाबूलाल मरांडी को इस पर कुछ सोचना कहना सही नहीं रहेगा, इसलिए कि बाबूलाल जी 1932 का खतियान, मतलब वहां की खतियानी नीति लागू हो न हो, यह तो बात तब आएगी जब भाजपा सत्ता में आए। अभी जनता के बीच जो संदेश या मैसेज देना है, और मैसेज देने में मेरी समझ से इनका कोई जोड़ नहीं है, अभी लेकिन नहीं है। 32 के पक्ष में तो भाजपा खड़ी है। पिछले विधानसभा के पिछले सत्र में भाजपा के विधायकों ने बाकायदा टी शर्ट पहनी, 32 लागू करो, प्रदर्शन किया विधानसभा के बाहर। तो अब जो जो भाजपा एक समय ये माना जाता था कि बाहरियों की पार्टी है, अब वो हेमंत सोरेन 32 की बात करते थे, अब बीजेपी 32 की बात कर रही। और 32 का जो शिगुफा छोड़ा था सबसे पहले, 32 की जिन्होंने बात की थी, वो बाबूलाल इसलिए मरांडी। जी, इसलिए कि हेमंत सोरेन भी जानते हैं कि वो शिगुफा है, जी, भाजपा भी जानती है कि वो शिगुफा है। शिगुफा शिगुफा लड़ रहे थे, वो लड़ जी। रहे थे नहीं, बल्कि कहिए दोनों शिगुफा शिगुफा खेल रहे थे, जिसका नुकसान तो हम लोगों को झेलना पड़ा। वास्तविकता पे कोई जा नहीं रहा। लेकिन इस शिगुफाबाजी के चक्कर में अब एक नया वर्ग तैयार हो गया है, जो झारखंडी छात्रों का, युवाओं का वर्ग है, जिसको जयराम महतो लीड कर रहे हैं। एक ये हो गया। एक
एक जो पुराने राजनीतिक धुरंधर हैं जो अब टीम से बाहर चले गए हैं, जैसे सालखन मुर्मू हैं, गीताश्री उरांव कुछ हद तक हैं। इसके अलावा एक हमारे बगल में सूर्य सिंह बेसरा हैं, जो जिन्होंने झारखंड के अमित मसले पर बिहार विधानसभा अमित से महतो इस्तीफा दे हैं। दिया। जी। और अमित महतो अब अमित महतो हैं। तो ये लोग मिलकर अब एक अमित महतो, लेकिन इन लोगों से अब अलग हो गए हैं। अब उनका एक हाँ तीसरा अलग हो लाइन। गए। हाँ, लेकिन मुद्दा सबका वही है। जी तो ये एक राजनीति करने वालों का एक संगठन तैयार हो गया। अब इनको चुनावी सफलता कितनी मिलेगी, लेकिन अब ये बिना ये जाने कि ये इसका अंजाम क्या होगा, ये कितना संवैधानिक है, कितना असंवैधानिक है, एक सेंटिमेंट तैयार हो गया है। और ये कुल मिलाकर एक इसको इसका जो नतीजा है, इसका जो फायदा है, वो साफ-साफ मुझे लगता है कि जब झारखंडी विचारधारा के लोग आपस में लड़ेंगे, तो किसको इसका फायदा मिलेगा ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है। ये साफ-साफ दिखाई देता है। लेकिन ये विभाजन एक बार फिर। लेकिन ये जो नया संगठन है बना है, या जी, उधर छात्रों के नाम पर जो राजनीति हो रही है जी, जयराम महतो की, जी, ये भी तो हो सकता है कि ये लोग अपनी पहचान बनाने की लड़ाई कर रहे हों। चुनाव के समय में कौन कहाँ जाएगा कहना मुश्किल है। और जी, ये जो लोग अनुभवी हैं जैसे सालखन मुर्मू, जी, सालखन मुर्मू तो कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, जी। अभी तक किसी मुकाम पर पहुंचे नहीं, और राजनीति व्यक्ति हैं तो राजनीति ही करेंगे। तो इस पर मेरे ख्याल से अभी बहुत कुछ निर्भर नहीं करता, ये सब समय आने पर डिसाइड हो। अभी ठीक है, जी। लोग अपना महत्व स्थापित करें, और हुँ, जिसका महत्व ज्यादा होगा उसकी जनता में भी पूछ होगी, राजनीतिक दलों में भी पूछ होगी, लेकिन कोई नया दल खड़ा करके जी, चुनाव में जाना और बहुत संख्या में वोट पाना, जीत जाना बहुत आसान नहीं है। अब राजनीति बहुत महंगी हो गई, बहुत महंगी हो गई। अब उतना अगर ये कर पाएंगे तो देखा जाएगा। सरयू राय ने भी 2-3 दिन पहले कहा कि वो झारखंड की 32-33 सीटों पर विधानसभा में अपने उम्मीदवार देंगे, लोकसभा में भी शायद वो उम्मीदवार दें। तो ये सब जो नया ने इतनी सारी चीज़ें झारखंड में छोटे लेवल्स पर घट रही हैं। आखिर इनका चुनाव आते-आते क्या इम्पैक्ट आपको दिखाई देता है, या कुछ प्रभाव डालेंगे, या बस सिर्फ इसी तरह की चीज़ें होंगी? एक तो किसी बड़े दल के साथ हो जाना, या जी, अपना संगठन लेकर उतर जाना, जी। या तीसरी बात यह भी हो सकती है कि उस समय शांत हो जाएं, बोले कि हम आपका समर्थन करा देंगे। हुँ, तो चुनाव के टाइम में कौन कहा जाता है अभी कहा नहीं जा। जो नए दल हैं वो खड़े होंगे तो किस हद तक आगे जाएंगे। चुनावी आगे राजनीति तो। का एक हिस्सा ये भी होता है कि हुँ, हम तो नहीं ही जीतेंगे, आपको भी नहीं जीतने देंगे। अल्टीमेटली जीत भी जाएँगे तो क्या करेंगे? बाबूलाल मरांडी 3 चुनाव लड़े जी और आखिर में उनके विधायकों को भाजपा ने तोड़ लिया और उनको भी वापस आना पड़ा बीजेपी में। तो जी जी जी, राजनीति बात का सही ये है। भी खतरा है। पार्टियों को बहुत खड़ा करने के का भी एक ये भी खतरा है कि आप कितना भी मेहनत कर लें, कोई दूसरा आएगा और फिर आपके सारे संपत्ति उठाकर ले जाएगा अपने साथ। नहीं, तो अगर आप उस ढंग से खड़ा होंगे, जी, सबसे बड़ी बात है राजनीति में व्यक्ति तो महत्वपूर्ण होते हैं। व्यक्ति जी, मतलब आपके संगठन के लोग, आपके वोटर्स, लेकिन इसके समानांतर अब पैसा भी चाहिए, जी। और उसकी व्यवस्था करना अब आसान नहीं है। लेकिन अब तो बड़े-बड़े दलों आपने शिवसेना देख ली, आपने आज शरद पवार का देख लिया, ये तो बड़े दल थे, पैसे वाले थे, इनके भी विधायक अब चले जाते हैं दूसरी तरफ। तो इसका 2 ही कारण है कि उससे ज़्यादा पैसा और उससे बड़ी महत्वाकांक्षा की पूर्ति। महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति ही नहीं है। जी, आप अगर घटनाक्रम देखें तो जैसे अजीत पवार जब टूट के गए,
अपने 7 लोगों को ले गए। उसके 2-3 दिन पहले भी तो कुछ हुआ था कि ईडी का अभी बहुत खौफ है लोगों पे। और ईडी के साथ एक खासियत है कि जिसकी अरेस्टिंग होती है वो लंबे समय तक वहां रहता है। और राजनीति में कोई आदमी ये नहीं चाहता है कि चाहे जिस मामले में वो जेल जाए तो वो बरसों बरस रहे और उसकी सारी कमाई, वैध अवैध, सारा उनके हाथों से चला जाए। तो राजनीति ही करनी है जी। तो सेफ गेम तो खेलना होगा। और महाराष्ट्र और झारखंड में अंतर है। महाराष्ट्र की इकोनॉमी, झारखंड की इकोनॉमी, दोनों में बहुत का फर्क है। में उतने पैसे कोई नहीं लगा सकता है, महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग हैं। तो कुल मिलाकर अगर बात को हम लोग खत्म करें तो अभी राजनीतिक जो परिदृश्य है, क्योंकि अब 7-8 महीने 9 महीने बच रहे हैं लोकसभा चुनाव के, तो आपको अब क्या तस्वीर दिखाई दे रही है कि लोकसभा के चुनाव के 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव होगा, मुकाबला भाजपा गठबंधन और यूपीए वाले गठबंधन में ही होगा? हाँ, यही है मुख्य मुकाबला, तो यही होगा जी। तो अब तस्वीर और दोनों मुकाबले बहुत दिलचस्प होंगे जी। पहले जैसा नहीं होगा। बाबूलाल जी के ताजपोशी के साथ या इनको जो नई जवाबदेही मिली है जी, इससे जो इधर का हौसला, बस तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ा गिरा था, उसमें उछाल आएगा। मतलब बाबूलाल मरांडी बीजेपी में नई ऊर्जा, नई एनर्जी लेकर आएंगे और इसका असर दिखाई देगा, यही आप कहना चाहते हैं? जी। चलिए, आज की चर्चा अच्छी रही। आपसे बात करके बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिलता है, जानने का भी मौका मिलता है। किसी अगले नए सब्जेक्ट पर हम लोग बैठेंगे, विचार करेंगे, बात करेंगे। जी, धन्यवाद। जी, धन्यवाद।